शो में साथ देने का शुक्रिया। अब ईरान के अलावा पाकिस्तान भी ज़ेर बहस दुनिया में इसलिए है कि हमने कल एक क्लिप चलाया बेंजामिन नेतन्याहू का, जिसमें वो ईरान के साथ ही पाकिस्तान को गिन रहे हैं कि ये अगला ख़तरा हो सकता है। मीनवाइल ख्वाजा आसिफ ने अपनी गुफ्तगू में गठजोड़ करार दिया भारत और इसराइल का, और अलर्ट किया मुस्लिम उम्मा को, और ये कहा कि इस्लामी ममालिक इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करें। मुस्लिम दुनिया अगर मुत्तहिद न हुई तो सबकी बारी आएगी, और ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान तो उसमें सिग्निफिकेंट है। सेठ साहब, ये ख़तरा वाकई है पाकिस्तान को? देखिए, मैंने भी कहा था कि पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट आफ्टर ईरान जी, मगर मेरा मतलब क्या था आज थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं। देखिए, 2011 में मेरा ख्याल है ये नेतन्याहू ने ये बयान दिया था जो आपने भी सुनाया और आज लोग सुना रहे हैं कि ईरान से खतरा है और पाकिस्तान से खतरा है। ईरान से ये खतरा है कि वहाँ एक इस्लामिक रजीम है, रेडिकल किस्म की इनकलाबी, जो कि शायद नुकसान दे सकती है हम लोगों को। और पाकिस्तान में ऐसे है कि वहाँ अगर इस्लामिक रजीम आ जाती है और उनके पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो फिर हमें खतरा होगा। अभी तो नहीं है मगर आ सकती है। अच्छा, अब क्यों आ सकती है? अब थोड़ा सा याद करें कि ये उस वक्त की बात है जब आपने याद है आपको कि वो तालिबान हमला कर रहे थे और हमारे यहाँ भी रिपोर्टें आ गई थी कि वो कह रहे हैं कि अटक तक पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद टेक ओवर कर लेंगे। जी जी बिल्कुल। और इस वक्त जेन्युइनली इंटरनेशनल कम्युनिटी परेशान हो गई थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये इस्लामिक रेडिकल्स जो हैं, ये तालिबान जो हैं, ये स्वात में से हट के आगे आ रहे हैं। तो केपी को भी ओवररन कर लेंगे तो फिर क्या होगा। तो ये बातें शुरू हो गई थी उस वक्त। तो मेरा ख्याल है ये उस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि जेन्युइनली दुनिया परेशान हो गई थी कि यार ये क्या हो रहा है। बट मेरा ख्याल है कि उसके बाद कोई इस किस्म की चीज नहीं हुई, यहाँ तक कि उसके बाद तो कोशिश जारी रही है इजराइल की और अमेरिका की कि किसी तरीके के साथ पाकिस्तान को जरा उनका रवैया नरम किया जाए। अभी हाल ही में आपने देखा नहीं कि हमारे पुराने दोस्त नसीम अशरफ साहब, वो भी एक डेलीगेशन लेके गए हुए थे, और ये नसीम अशरफ साहब वही हैं जो कि एक जमाने में पीसीबी के चेयरमैन भी रहे हैं और मुशर्रफ साहब के यार थे और मिनिस्टर भी रहे हैं मुशर्रफ साहब के दौर में। और मुशर्रफ साहब के दौर में खुर्शीद कसूरी की और इजरायली फॉरेन मिनिस्टर की भी एक खुफिया हेलो हाय हो चुकी थी टर्की के अंदर, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। एक्सीडेंटली कहा जाता है, ऐसे ही होता है ना, इत्तफाकिया। पता नहीं खुर्शीद होते की कर्म गया इत्तफाकिया। अच्छा एनीवे अच्छा, तो अब बात यह है कि ये बातें तो चलती रहती थी। अमेरिका का बड़ा इंटरेस्ट है और उस वक्त एज यू नो द सऊदीज आर आल्सो कीन कि यार ये इजराइल का मसला खत्म किया जाए, लेट्स गेट ऑन विद लाइफ। मगर और ये इसी की तरफ आगे बात बढ़ती रही आहिस्ता आहिस्ता। मगर अब ये जो इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस बन चुका है, दिस हैज बीन वेरी वरिंग फॉर पाकिस्तान। एक जमाना था, मैं खुद सुनता था सर्विंग एंड रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स को, वो कहते थे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है इजराइल के साथ, पैलेस्टाइन इज नॉट आवर प्रॉब्लम, हमारे तो बड़ा नुकसान हो रहा है, इजराइल इतना इंडिया के करीब हो गया है, इंडिया की हेल्प कर रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, वी शुड आल्सो हैव अ रिलेशनशिप विद इजराइल। ये हम उनको क्यों खुली छुट्टी दी हुई है इंडिया को कि वो मोनोपोलाइज कर ले, हमारा क्या प्रॉब्लम है पैलेस्टाइन का। और याद रहे कि ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में, ज़ियाउल हक साहब वाज देन अ ब्रिगेडियर एंड ही वाज कमांडिंग अ ब्रिगेड, जबकि पीएलओ के खिलाफ ज़ियाउल हक साहब ने अपनी ब्रिगेड इन जॉर्डन को यूज करके और पीएलओ के खिलाफ एक्शन लिया था। तो मतलब है हमारे तो इस किस्म का रोल भी रहा है, वेरी प्रो अमेरिका एंड एंटी इस्लामिक रेडिकल्स। दिस इज बिफोर ज़िया बिकेम आर्मी चीफ। उस वक्त तो ही वाज जस्ट ब्रिगेडियर इन चार्ज ऑफ अ कंटिंजेंट इन जॉर्डन, उसकी डिफेंस के लिए था वो, तो उसने तो पैलेस्टीनियंस को मार के निकाल दिया था। एनीवे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो ये चीजें चलती रहती हैं इजराइल के बारे में। आजकल सिचुएशन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रीसेंट ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है विद पाकिस्तान इंडिया, इजराइल प्लेड अ वेरी मेजर रोल हेल्पिंग इंडिया, इसलिए सडनली वी वोकन अप टू दिस। मगर जब मौलाना फजल रहमान ये बात करते हैं और कहते हैं कि जी इजराइल इज द एनिमी एंड एटसेट्रा, तो उस वक्त लोग तवज्जो नहीं देते उस चीज को। मगर आपने देखा इमरान खान के ब्रदर इन लॉ, एक्स ब्रदर इन लॉ, किस तरीके से कितने बहुत बड़े हामी हैं ऑफ इजराइल एंड सारा वक्त वो उनकी सपोर्ट में बात करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एनीवे, इमरान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ब्रदर इन लॉ, ऑल्दो वो उनके रिकॉर्ड में शो करता है कि बड़े करीब थे, उनकी इलेक्शन के अंदर भी इमरान खान ने
उनकी हमायत की थी यूके के अंदर एंड सो ऑन. बट एनीवे दैट्स नॉट रेलेवेंट राइट नाउ. बट आई जस्ट थॉट आई मेंशन कि हमारी रिलेशनशिप विद इजराइल एंड द जूइश लॉबी हैज बीन dubious up and down. तो खैर आज के सिचुएशन तो ये है कि वी फील द थ्रेट, मगर मैं नहीं समझता कि इजराइल की तरफ से देयर इज एनी रियल थ्रेट. वो थ्रेट उस वक्त आएगी जब आप कोई इस किस्म की हरकत करेंगे जिसके साथ ग्लोबली यू बिकम अ थ्रेट. तो आप तो कभी भी यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ना ही आप एक रेडिकल इस्लामिक रेजीम है. आप तो बड़े प्रैक्टिकल किस्म के लोग हैं. थ्रेट इसराइल से नहीं है, लेकिन इंडिया से तो है, जो हमारी बगल में बैठा है सेठी साहब, वो तो बरकरार है, अपनी जगह पर मौजूद है आज भी. That's true. स्टेटमेंट्स बहुत गहरी निगाह से देखी जा रही हैं, इसराइल की तरफ से आ रही हो या ईरान की तरफ से. और सेठी साहब, इसमें जो ईरानी वजारत ख़ारजा है, उन्होंने अमरीकी पॉलिसी को और मुज़ाकरात के हवाले से जो उन्हें तरगीब दी जा रही है उसको दोगली पॉलिसी का है कि एक तरफ आप इसराइल की मदद कर रहे हैं हमलों में और दूसरी तरफ आप हमें कह रहे हैं हमसे बात करें. सो फ्यूचर क्या है उन मुज़ाकरात का, जोहरी मुज़ाकरात का? क्या ईरान विड्रॉ कर जाएगा और इसराइल क्या फर्दर अटैक करेगा? क्योंकि ईरान कह रहा है कि एक बार फिर सख्त जवाब दिया जाएगा अगर इसराइल ने दोबारा एस्केलेशन की. देखिए ना, ये जो राउंड होने जा रहा था ये छठा राउंड था और 5 राउंड्स के अंदर रत्ती भर प्रोग्रेस नहीं हुई. डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन की मोहलत दी थी कि 60 दिन के अंदर अंदर ये कोई सेटलमेंट हो जाए, नहीं तो हम फिर इसराइल को रोक नहीं सकेंगे. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 61st डे को इसराइल ने अटैक कर दिया. इसका ये मतलब है कि इसराइल एंड अमेरिका इकट्ठे थे इस सब चीज के अंदर. 60 डेज में तैयारी करनी थी जो रह गई थी छोटी मोटी, टू डू वॉट एवर दे वांटेड टू डू. दे न्यू इनके डिमांड्स ऐसे हैं कि जी 3% पे आप ले आए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो कि कभी भी ईरान एक्सेप्ट नहीं कर सकता था. सो इन्होंने डिलिबरेटली ये सारा कुछ किया. डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश थी कि ये धमकी के साथ शायद ईरान मान जाए, और अगर नहीं मानेगा तो उन्होंने आंख मार दी थी इसराइल को कि आप कर लीजिएगा. अभी जितने भी मैंने वेस्टर्न एनालिस्ट के तबसरे सुने हैं इंडिपेंडेंट लोगों के, सारे ये कह रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका नहीं, फ्रांस भी फुली इन्वॉल्व था, तो इंफॉर्मेशन भी थी. और अभी आपने फ्रेंच प्रेसिडेंट के बयान तो सुन ही लिए, ही इज वेरी प्रो इसराइल, और वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, वेरी अग्रेसिव, कि हम ये भी हेल्प करेंगे और ये भी करेंगे और वो भी करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और यूके जो है वो ऑफिशियली तो साइलेंट है, मगर रशिया ने जो इल्जाम लगाया यूके के ऊपर कि जी आपके साइप्रस बेस से भी आपके जहाज उड़े हैं और आपने मिसाइल्स को डाउन किया, ईरानियन मिसाइल्स को एंड सो ऑन, जिसकी रिस्पॉन्स यूनाइटेड नेशंस में उनकी रिप्रेजेंटेटिव ने दिया है कि नो कॉल्ड इट नॉनसेंस, कि बिल्कुल रबिश है, नॉनसेंस है. मगर ये हो नहीं सकता कि MI5, MI6, SPU और मोसाद, इनके पुराने तल्लुकात है, हर चीज में ताउन करते हैं इंक्लूडिंग विद CIA. इट्स अ क्लोजली नेट इंटेलिजेंस नेटवर्क, और ये हो नहीं सकता कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं, जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश एंड अमेरिकन, ये इकट्ठे काम करती हैं. दे शेयर इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस, एंड ऑन दिस स्कोर मेरा ख्याल है दे वर ऑल ऑन बोर्ड टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट. मेरा ख्याल है मेन जो थी वो तो CIA एंड मोसाद, बट मेरा ख्याल है ब्रिटिश एंड फ्रेंच इंटेलिजेंस आल्सो इन्वॉल्व, एंड सो देयरफॉर सब अपने आप को कह रहे हैं हम तो कुछ नहीं, हमने तो किया कुछ नहीं. वो इसीलिए बिकॉज नाउ दे वांट टू मूव ऑन एंड ट्राई एंड नेगोशिएट वंस, स्टार्ट नेगोशिएटिंग वंस अगेन. और ईरान ने ये कह दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू नेगोशिएट. मेरा ख्याल है चाइना और रशिया प्रेशर डालेंगे, अच्छा, यूनाइटेड नेशंस में भी और एल्सवेयर भी, ईरान के ऊपर भी और इसराइल के ऊपर भी और अमेरिका के ऊपर भी, कि ये वॉर को खत्म किया जाए और सम नेगोशिएशन शुड टेक प्लेस. बट क्या रेजीम चेंज? मेरा ख्याल है बोथ चाइना एंड रशिया विल रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट टू चेंज, टू डू रेजीम चेंज इन ईरान. सो आगे देखना है कि इनका फॉल बैक पोजिशन क्या है, इसराइल की और अमेरिका की. आपने देख ही लिया कि अमेरिका ने फिर अपना एक मोहरा बाहर निकाल लिया है, रजा शाह पहलवी का बेटा, उसको निकाल लिया है. और अभी आपने देखा कि वो फिर से एक नमाया होना होगी शुरू हो गए हैं, और अभी वो इसराइल पहुंच गए थे और नेतन्याहू के साथ बैठे हुए थे. तो वही है रेजीम चेंज, किसी तरीके से हम रॉयल्टी, जो पुरानी रॉयल्टी है उसको वापस री इंस्टॉल किया जाए ईरान के अंदर.
ताकि इट बिकम्स अ प्रो अमेरिका रेजीम। मगर मेरा ख्याल है कि इस वक्त ईरानियन पब्लिक जितनी भी वो इस ईरानियन रेजीम के खिलाफ थी, इस वक्त वो एक नेशनलिज्म इतनी स्ट्रांग है कि नफरत इतनी है अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ इन द वेस्ट कि इट इज नॉट लाइकली टू हैपन। और अगर पॉसिबल भी किसी स्टेज पे हुआ, बिकॉज वी कैन नॉट रूल आउट मोर असैसिनेशंस एंड स्पेशली ऑफ सिविलियन लीडर्स, मैं समझता हूँ अगर इसराइल बेस बना सकता था ईरान के अंदर और वहां से ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इसराइल का बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उन्होंने हमास को और हिजबुल्लाह को भी ह्यूमन इंटेलिजेंस तरीके के साथ अंडरमाइन किया है, अंदर उनके लोग होते हैं और असैसिनेशंस भी इसी तरीके से करते हैं, और ईरान की जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है और इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर भी इजरायली एजेंट्स हैं, ईरानियंस जो कि who are now traitors who take money and do this because they are opposed to the Iranian regime. तो इस किस्म की चीजें भी हैं। तो अब आगे देखना है कि where will this take us? It's very difficult to predict कि ईरान जो है वो क्या संभाल लेगा इरानियन रेजीम ये सारी चीज को, या आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से स्लिप कर जाएगी। जहां तक ईरान का ताल्लुक है टू बी एबल टू लॉन्च मोर मिसाइल्स, मैं समझता हूँ कि बड़ा लिमिटेड डी अटैक होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, और हो सकता है कि इसराइल की तरफ से एक और वेव ऑफ बॉम्बिंग्स आ जाए, बट मुझे लगता है कि दैट विल बी ऑल। उसके बाद आई थिंक सीज फायर मे बी अरेंज्ड। लेकिन ऐसे में दो बातें और भी हो रही हैं सेठी साहब, एक तो ये कि ईरानी रहबर आला को भी निशाना बनाया जा सकता है अगले फेज़ में, और ये कि ईरान न्यूक्लियर तजुर्बा भी कर सकता है दुनिया को एक मैसेज देने के लिए। तो इन दोनों में से क्या पॉसिबिलिटी आपको लगती है? और मीनवाइल इंडियन इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है कि कुछ अरेस्ट हुई हैं ईरान के अंदर, ह्यूमन इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ मैं आपसे। इसमें कोई शक नहीं है दैट इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट Indian agencies may be involved also. Don't forget, Indian intelligence raw का तो ताल्लुक Iranian intelligence के साथ है ना, और इसीलिए तो इंडिया ईरान के बॉर्डर से वो कुलभूषण साहब आए थे ना जी, ईरानी पासपोर्ट के साथ आए थे, ईरानी पासपोर्ट के साथ, और ये चाबहार वाली सारा ड्रामा जो है तो रॉ वहां भी तो तल्लुकात है ना, तो डबल गेम्स तो होती है इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये है कि ये जो सारा ड्रोन्स का चक्कर है ना, ये वेस्टर्न मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो हैं वो बड़े एक इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जो यूक्रेन के अंदर जो ड्रोन्स इस्तेमाल किया है वेस्ट ने, उसका स्टाइल वही है ऑपरेशंस का जो कि इंडियन ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जी, और जो कि अब इजरायली फोर्सेस विद इन ईरान उन्होंने वहां से जो ड्रोन्स लॉन्च किए हैं अगेंस्ट ईरान डिफेंस सिस्टम जी, न्यूट्रलाइज करने के लिए, अंडरमाइन करने के लिए, एरोड करने के लिए, दे आर द सेम, इट्स द सेम सॉर्ट ऑफ अटेम्प्ट टू जैम एंड टू क्रिएट अ ब्लैंकेट जैमिंग एफर्ट ताकि आपके डिफेंसेस कामयाब ना हो। दिस इज व्हाई इंडिया ने पहले ड्रोन्स लॉन्च की थी अगेंस्ट पाकिस्तानी डिफेंसेस ताकि इंडिया के जब एयरक्राफ्ट आए तो दे कैन गेट अ सेफ पैसेज। इसी तरीके के साथ ईरान के अंदर भी इन्होंने यही किया, उनके डिफेंस, इसीलिए ईरान को समझ नहीं आई उनका हो क्या गया, उनका डिफेंस सिस्टम ही बैठ गया। And similarly in Ukraine, this is exactly the sort of tactics that the West has used or Israel has used. तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर रोशनी पड़ेगी और नजर आएंगी हमें कि ये नेक्सस क्या है, इजराइल, इंडिया, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी एंड सो ऑन। ठीक है, क्लैरिटी वक्त के साथ साथ आएगी। बहरहाल ईरान की जानिब से वार्निंग दे दी गई है फ्रांस को भी और बरतानिया को भी कि आप साथ मत दें इसराइल का, वरना आपके अड्डों को भी निशाना बनाया जा सकता है।